Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today I am going to discuss about the Mechanical Engineering Objective Series for RRBJ, SSCJ, BPSC AE, BPSC Assistant Professor and Lecturer for a Strength of Material Subject Practice Set 5. हम अभी तक प्रैक्टिस सेट 4 तक कर चुके हैं. दैट इज ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन. दैट इज नाउ 200 to 50 क्वेश्चन. तो चलिए हम आज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. When shear force at a point is 0, the bending moment is that point is what? जब shear force हमारा 0 होगा तो उस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? दैट इज मैक्सिमम. इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, पहले क्या है बात कर रहे हैं ये हम. सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इंटायर लेंथ. देन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन. तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन क्या होता है? तभी आपका होता है जब हमारा ओवर हैंगिंग बीम होता है. तो इस केस में हमारा डज नॉट एग्जिस्ट दैट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन. व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन shear force diagram between any two points, it indicates there is a, है ना. अब यदि हमारा सडनली इंक्रीज हो रहा है या सडनली डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या शो कर रहा है? तो अभी हमारा क्या है, जैसे देखिए अभी क्या है, सपोज ये बात हम करते हैं कि सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही है ना. तो इस केस में सपोज हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट लोड P लग रही है. तो इस केस में हमारा shear फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा? आपका जो shear फोर्स ये क्या है, दैट इज P/2 एंड दिस वन इज P/2. दैट मीन्स यहाँ से क्या होता है, ये आपका पॉइंट लोड है तो ये इस तरह से जाता है. देन ये एंड सडन दिस वन. तो यहाँ पे सडन क्या हो रही, डिक्रीज और इंक्रीज. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड को अब हम इंक्रीज कर देंगे, दैट इज 2P. तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज P और ये भी हमारा P. तो इस केस से यहाँ से आएगा और ये सडन क्या होगी. तो ये कौन से केस में होगा? ये हमारा पॉइंट लोड एट द 2 पॉइंट. ये क्या होगा, पॉइंट लोड के कंडीशन में ही हमारा पॉसिबल है कि देयर इज ए सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन shear फोर्स डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट. देन क्वेश्चन नंबर 4. shear फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इंक्लाइंड लाइन, है ना. इट इंडिकेट दैट देयर इज ए वायरिंग लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स. नो, क्योंकि इस केस में यदि हमारा क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड लाइन है, दैट मीन्स इस केस में हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यदि रहती है तभी हमारा होता है. दैट इज नो. व्हेन shear फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इंडिकेट्स दैट, है ना. यदि हमारा क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है ना. सिंपली सपोर्टेड बीम है तो किस केस में हमारा shear फोर्स डायग्राम, है ना, ये पूछा जा रहा है कि हमारा किस केस में shear फोर्स डायग्राम जो है हमारा पैराबोलिक होगा. तो जब भी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड होगी तो उस केस में हमारा जो shear फोर्स डायग्राम होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज इस तरह से होगी कि आपका पैराबोलिक इन नेचर, क्योंकि उस केस में आपका मैक्सिमम होगा. दैट मीन्स आपका इस तरह से, है ना, आपका इस तरह से. दैट मीन्स यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स. व्हेन देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन shear फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इंडिकेट दैट देयर इज नो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट. तो क्या है, फॉल्स. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है, यदि हमारा shear फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है 2 पॉइंट के बीच में तो हमारा
बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। तो क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमारा जो होता है कि सिग्मा जो होता है बेंडिंग सिग्मा बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है डिस्टेंस के, है ना। तो हमारा इस केस में बेंडिंग मोमेंट जो हमारा चेंज होते रहता है वो वेरिएशन ऑफ लोड, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ए कंटिन्यूअस बीम हैज ओनली टू सपोर्ट एट द एंड, uniformly distributed spread over entire length of the beam, the maximum bending moment is maximum when shear force is maximum। गलत, ये भी आपका गलत। तो दैट इज ओनली क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लोड क्या है यूनिफॉर्मली इंटायर लेंथ पे सेम रहेगी। इन ए बीम वेयर shear force changes the sign, the bending moment is maximum। यदि हमारा वहां पे shear force चेंज कर रहा है साइन, तो उस केस में हमारा क्या होगा बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी मैक्सिमम, है ना। ए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर अकर्स। अब हमारा बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहां अकर होगी। तो अभी हमने बताया था कि जब भी हमारा ओवरहैंगिंग बीम होगा, है ना, ओवरहैंगिंग बीम में हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर एग्जिस्ट करता है। द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन tends to bend or deflect the beam and internal stresses resist its bending. The resistance offered by internal stress to the bending is called what? That is bending stress. The assumption generally made in theory of simple bending is that, तो क्या होता है यदि हम आपका सिंपल बेंडिंग में बीम क्या होगा परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, that is correct। beam is stressed within the elastic limit, correct। plane section before bending remains plane after bending, तो हमारा क्या है सभी केस होना चाहिए। 12 in a simple bending theory one of the assumption that is material is isotropic, material of the beam is isotropic। this assumption means that, तो इस केस में क्या है यदि हमारा आइसोट्रोपिक है दैट मींस इसमें क्या होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो भी है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट सेम इन ऑल डायरेक्शन, है ना। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगी सेम होगी। इन ए सिंपल बेंडिंग ऑफ द बीम द स्ट्रेस अक्रॉस एनी सेक्शन इन ए बीम, है ना। क्या बोल रहा है सिंपल बेंडिंग बीम है तो स्ट्रेस अक्रॉस ऑफ द एनी सेक्शन ऑफ द बीम, तो उस केस में हमारा क्या होगा दैट इज लिनियरली वेरी करती है। ये सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द assumption इज दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स आफ्टर बेंडिंग, दैट assumption मीन्स, है ना। तो उस केस में क्या है हमारा स्ट्रेन जो है ना, उस केस में हमारा क्या है स्ट्रेन क्या हो रहा रहेगा कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, है ना। स्ट्रेन ए रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट इज शोन इन फिगर, द अपर लेयर ऑफ द बीम इज, तो अपर लेयर ऑफ द बीम टेंशन में है दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमारा जो अभी हो रहा है बीम में इसको क्या बोलते हैं सैगिंग प्रोसेस, है ना, सैगिंग हो रही है। तो अपर टेंशन क्या है अपर लेयर, तो अपर लेयर क्या हो गया ये कंप्रेशन में आएगी अपर लेयर और लोअर लेयर सर क्या होगी टेंशन में, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपर लेयर इन टेंशन, नो फॉल्स। द लेयर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम इन सेक्शन फिगर 2.45, तो क्या रहेगा नाइदर इन टेंशन नॉर इन कंप्रेशन, क्योंकि आपका न्यूट्रल एक्सिस से पास होगा, है ना। तो उस केस में हमारा वहां पे ना तो कंप्रेशन रहेगी ना तो टेंशन रहेगी। व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेन इन ए लेयर इज न्यूट्रल एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द sorry this one directly proportional। a section of beam is said to be pure bending if it is subjected to, है ना,
अब हमारा प्योर बेंडिंग कहलाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर स्ट्रेस, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर स्ट्रेस। द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज, तो m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर, है ना, दैट इज इक्वेशन ए। देन इक्वेशन नंबर 20, when a beam is subjected to bending moment the stress at any point is directly proportional to क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि आपका क्या होता है, अभी हमने पढ़ा m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो रहा है ना, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी y। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर with any normal cross section of the beam is called neutral axis. No, sorry, the line of intersection of the neutral layer within is yes, the neutral axis of cross section of a beam is that axis passing through the axis is which bending stress, है ना। न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, तो उस केस में हमारा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल बीम डज नॉट पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बीम, बोल रहा है कि कोई भी एक सिमेट्रिकल बीम है और आइदर सिमेट्रिकल शेप की रहेगी, तो उस केस में हमारा क्या डज नॉट पास करेगा सेंट्रॉइड ऑफ द बीम, यस। द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए बीम इज, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो आपका इस केस में हमारा जो है क्या हो जाएगा, 25 का आई अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आई वाई बाई। द सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बीम, है ना, तो इस केस में हमारा क्या होगा, दैट इज पूछ रहा है कि आपका 25, है ना, तो ये जो हो जाएगी BD स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि क्या होगा कि आपका ये देखिए आपका सॉरी ये जो है सेक्शन मॉडुलस, तो सेक्शन मॉडुलस Z इक्वल टू क्या होता है, दैट इज I अपॉन बाई, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD³ अपॉन 12 एंड दैट इज D अपॉन 2, तो D से D A स्क्वायर एंड दिस इज 6, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज BD स्क्वायर अपॉन 6। द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस और व्हाट, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई, तो आप इस केस में क्या हो जाएगी, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन z, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेक्शन मॉडुलस। द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स एक्सिस इज, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दैट इज z, तो I, तो आपका सर्कुलर सेक्शन है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, पाई इंटू डी टू पावर 4 अपॉन 64 इंटू d बाई 2, दैट इज पाई D³ अपॉन 32, दैट इज ऑप्शन D। 26, if the section modulus of a beam is increases the bending stress will be, तो अभी आपने देखा कि सेक्शन मॉडुलस क्या पूछ रहा है, इंक्रीज करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रही थी, m अपॉन जेड, तो इस केस में सेक्शन मॉडुलस आपका ये इंक्रीज हो रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, दैट इज ऑप्शन सी। फॉर ए गिवन स्ट्रेस the ratio of moment resistance of beam of a square cross section when placed at two side horizontal to the moment resistance when it's diagonal। तो देखिए इस केस में हमारा क्या है कि अभी जो हमारा पहले
ये क्या है, एक स्क्वायर सेक्शन है ना, ये आपका स्क्वायर सेक्शन है। तो ये स्क्वायर सेक्शन है, इसका साइड क्या है, ए है। अब इसी को हमने क्या किया है कि अब हम जो है डायगोनल के करस्पॉन्डिंग रख रहे हैं। तो डायगोनल के करस्पॉन्डिंग जब रखेंगे तो अभी हमारा क्या है, ये इस तरह से आपका हो गया। तो इसके अबाउट अभी आपको फिर से निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये सपोज आप मानिए कि ये क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगी, ए बाई √2, और ये जो होता है क्या होता है, √2 ये होता है डायगोनल। तो इस केस में I1 की हम बात करें, है ना, दैट इज I1, तो ये क्या हो जाएगी, a⁴ एंड I2 की जब हम बात करें तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगी, आपका 2 × √2a इंटू a/√2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12, दैट इज ये क्या हो जाएगी, a⁴/12। बट यहां पे सेक्शन मॉडुलस का हमारा है कि Z1 है ना अपॉन Z2, तो Z1/Z2 तो क्या हो जाएगी, a⁴12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, a/2, और इस केस में a/12 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, a/√2। तो ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगी, आपको जो आएगा √2, दैट इज ऑप्शन डी। देन 29, ए स्क्वायर बीम एंड ए सर्कुलर बीम, है ना, having same length and same allowable stress and same bending moment, the ratio of weight of the square beam to the circular beam। तो इस केस में देखिए कि आपका सेक्शन मॉडुलस हम जब निकालते हैं कि Z² है ना, तो ये क्या हो जाएगी, a⁴/6, और यदि हम सर्कुलर बीम की बात करें सेक्शन मॉडुलस तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज πd³/32। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, दोनों सेम है, तो यहाँ a³/6 इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज πd³/32। तो इस केस में हमारा a इक्वल टू जो आ जाएगी 3π, है ना, 3π/16⁻⁴ × d। अब हमारा क्या है, वेट का रेशियो हमें निकालना है। तो वेट ऑफ स्क्वायर बीम अपॉन वेट ऑफ सर्कुलर बीम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एरिया ऑफ स्क्वायर बीम अपॉन एरिया ऑफ सर्कुलर बीम। तो एरिया यहां से क्या हो जाएगा, a² एंड दिस वन इज π/4 × d²। ए की जगह ये वैल्यू आप रख दीजिए, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे रखने के बाद तो ये 1.12 आएगा, है ना, दैट इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन 2 beam, one is circular cross section, another is a square cross section having equal area of cross section when this beam is subjected to bending, है ना, मोमेंट। तो इस केस में हमारा कौन सा जो बीम है वो मोर इकोनॉमिकल होगा। तो इस केस में देखिए आपका स्क्वायर बीम इज मोर इकोनॉमिकल होगी, क्योंकि आपका उसका सेक्शन मॉडुलस ये रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 31, in a beam of uniform stress the bending stress develop at constant and equal to allowable stress at every section of the beam S, अदरवाइज ये क्या है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ द बीम नहीं कहलाएगी। When a cantilever beam is loaded at its free end the maximum compressive stress, है ना। अब देखिए क्या है, एक इस तरह से आपको क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है और ये फ्री एंड पे इस तरह से आपको लोड लग रही है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस,
तो ये देखिए आपका क्या होगा, इस तरह से आपको डाइवर्ट ये होगी। तो इस तरह से जब होगा तो इसमें क्या होगी, स्ट्रेच होगी ऊपर वाला पार्ट। तो ये पूछ रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका कहां पे लगेगा। तो कंप्रेसिव क्या होगी, ये स्ट्रेच होगी, दैट मीन्स ये इस तरह से खिंचाएगी, है ना, इस तरह से खिंचाएगा, दैट मीन्स कंप्रेशन होगी। तो टॉप लेयर पे हमारा कंप्रेशन होगा। ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में बी ऑब्टेन्ड बाय, अब कैसे हमारा ऑब्टेन होगा, है ना। तो कोई भी मेथड, यदि हम बीम क्या है, विड्थ को यूनिफॉर्म करके डेप्थ को वैरी करेंगे, डेप्थ को यूनिफॉर्म रख के विड्थ को वैरी करेंगे, दोनों को एक साथ वैरी कर सकते हैं। तो कोई भी तरीके से हम आप बीम के स्ट्रेंथ को यूनिफॉर्म रख सकते हैं। इफ डेप्थ इज केप्ट कांस्टेंट फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर देन इट्स विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, है ना। तो इस केस में हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी, क्योंकि हमारा यहां से क्या हो जाता है, ये भी आप देखिए ना कि आपको सेक्शन मॉडुलस है ना m अपॉन जेड इक्वल टू सिग्मा बी। तो आपका क्या बोल रहा है कि आपको z पहले हम z इक्वल टू m अपॉन सिग्मा बी क्या होगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 6। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 6। अब डेप्थ को बोला कि ये कांस्टेंट है, तो विड्थ के साथ वैरी क्या होगा, तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो डेट इज दिस वन। ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हैज, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, दैट मींस बेंडिंग, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी बेंडिंग स्ट्रेस है एट एवरी सेक्शन इज सेम। ए सर्कुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैन बी मेड बाय वायरिंग डायमीटर इन सच ए वे दैट, यदि हमें इसे बनाना है कि आपका एक सर्कुलर बीम है उसको, तो उस केस में m बाई जेड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो स्ट्रेंथ कम, क्योंकि यहाँ पे आपका m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू m अपॉन जेड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होने के लिए तो ये क्या होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट, है ना। तो 36 का ए, द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स ऑन, है ना। तो मेनली स्ट्रेंथ ऑफ बीम किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये आपका देखिए सेक्शन मॉडुलस के ऊपर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड कर रही है। द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज मोमेंट, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द मोमेंट क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपका देखिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई जेड। तो m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, है ना, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस मींस व्हाट, तो न्यूट्रल एक्सिस में डज नॉट अंडरगोज एनी स्ट्रेन वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई भी नाइदर कंप्रेसर नॉर एलोंगेशन, टेंशन और कंप्रेशन नहीं बात होती है। तो जब भी हमारा टेंशन कंप्रेशन नहीं होगा तो उस केस में हमारा क्या है, चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी। तो न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होती है, दैट इज जीरो स्ट्रेस। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए बीम passes through the center of gravity of this section and is right angle to the plane of the beam bends. One of the side of neutral axis of a beam there is tensile stress and other side of the compressive stress. तो न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड में क्या है, टेंसाइल होता है और दूसरे में कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। यस, क्योंकि टॉप पे आपका क्या होता है, कंप्रेशन होता है, बॉटम पे टेंशन होता है। इन ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर इज क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइबर, है ना। देन ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ए लेंथ L, width B, depth D, another beam B is same length width but depth is double, है ना। डेप्थ क्या है, दैट इज डबल। तो उस केस में हमारा क्या होगा, है ना, उस केस में पूछ रहा है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द बीम B will be,
तो उस केस में हमारा इलास्टिक स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब दूसरे केस में हमारा पूछ रहा है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ, सॉरी इस केस में इलास्टिक स्ट्रेंथ नहीं, इसमें हमने क्या है मॉडुलस, है ना, मॉडुलस ऑफ बीम बी विल बी, तो मॉडुलस हमारा क्या हो जाएगा दैट इज 4 टाइम्स। कैसे, तो क्या है जेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी डी स्क्वायर होता है ना, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड ए अपॉन जेड बी करेंगे तो डी ए अपॉन डी बी, और ये जो है हमारा क्या है बी जो है हमारा अलग हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी 1/4, दैट मीन्स जेड बी जो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ जेड ए। बट अभी आपको क्या पूछ रहा है इलास्टिक स्ट्रेंथ, तो इलास्टिक स्ट्रेंथ आपका इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो अब इस केस में यदि हम बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन यहाँ क्या था एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहां से देखिए कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई ई इंटू बाई अपॉन आर। अब इस केस में हमारा क्या बोल रहा है कि लेंथ को डबल कर रहे हैं, है ना, लेंथ को डबल कर रहे हैं। तो ये देखिए E1 इंटू L1 इक्वल टू E2 इंटू आपका क्या हो रहा है कि B हैज सेम विड्थ बट डेप्थ बट लेंथ इज डबल, लेंथ को क्या कर दिए डबल कर दिए। तो लेंथ जब हमारा डबल हुआ तो उस केस में क्या आ जाएगी दैट इज ट्वाइस, ये आपका E अपॉन आर से आएगा, यहां से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई, और आई जो होता है हमारा क्या होता है रेक्टेंगुलर के लिए बी डी क्यू अपॉन 12, है ना, और वहां से आपको बाई निकालेंगे। तो दैट मीन्स आपका 45 जो है आपका ये जो है 1/4 होगा। बट इसे हम आपका रिव्यू के लिए रखते हैं, ये आप इसको एक बार सोल्व कीजिए। यदि आपको इसमें कोई ज़्यादा डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इसको कमेंट में आप जरूर सजेस्ट करें कि इसका एक अल्टरनेटिव मेथड और क्या हो सकता है। 46 when a rectangular beam is loaded transversely the maximum tensile stress develop on, है ना, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कहां पे होगा दैट इज बॉटम लेयर पे होगी, है ना। देन 47, तो 47 में क्या बोल रहा है ये बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन width 120 thickness 10 mm is bent to 10 radius and is 100 the magnitude of pure moment, है ना। तो प्योर मोमेंट की बात हम जब कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा m अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा सिग्मा, है ना, E अपॉन आर। तो m हमें चाहिए, I जो है क्या है बी डी क्यू अपॉन 12, यदि हम करेंगे तो ये 120 इंटू 10 टू पावर क्यूब अपॉन 12 इक्वल टू E इक्वल टू क्या है 200 इंटू 10 टू पावर है ना, ये क्या दिया गया है आपको 2 इंटू 10 टू पावर 5 डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या है आर क्या है 10, तो 10 इंटू 1000 mm में तो 10 टू पावर 4, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 10 टू पावर 4, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 10 टू पावर दैट इज 2 किलो न्यूटन पर mm। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या है न्यूटन मीटर वाला, है ना, दिस वन। When a rectangular beam is loaded transversely, the maximum compressive stress develop on, है ना। अब हमारा क्या बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां पे होगी दैट इज टॉप लेयर पे होगी, हमारा क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस।
When a rectangular beam is loaded transversely, the zero stress is developed on the neutral axis. Yes. When a rectangular beam is loaded longitudinally, the shear force develop on the top layer. No. That is shear force on the horizontal line, not on the longitudinally. That is, है ना, बी। तो इस तरह से हमने क्या है, प्रैक्टिस सेट जो है हमने क्या है, फिफ्थ हमने सोल्व कर लिए। तो यदि आपको क्वेश्चन और वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।